हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। पिछली क्लास में हमने हिंदी विषय में 5वीं कक्षा में नन्ना मुन्ना राही हूँ उस काव्य का पठन किया था और उसके अभ्यास के जो प्रश्न थे उसको हमने सॉल्व किया था। तो आज इस क्लास में हम उसका स्वाध्याय और उसके प्रश्न दोनों ही सॉल्व करेंगे और आपको मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे। स्वाध्याय है, उसमें है प्रश्न नंबर 1। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके हमको आंसर करने हैं। तो मैं आपको उनके आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? नन्ना मुन्ना राही हूँ जो काव्य है उसमें है कि धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो आप सभी को आंसर पता है। तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। फिर से एक बार करते हैं। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो उसका आंसर है नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो उसका आंसर है नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? आपको आंसर पता है। नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कभी बम, है ना, वो लाइन अंदर है ही। क्वेश्चन नंबर 5, देश का सिपाही कौन है? तो उसका आंसर है नन्हा बालक देश का सिपाही है। नन्हा मुन्ना यानी कि नन्हा बालक देश का सिपाही है। क्वेश्चन नंबर 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। क्या कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। तो ये हो गए हमारे 6 के 6 क्वेश्चन और उनके आंसर। अभी है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम यानी कि विरोधी। छात्रगण, स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमें उसके ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो आप सभी को ये पता ही है। विरुद्धार्थी शब्द लिखने के लिए जो शब्द होता है उससे उल्टा शब्द वो होता है। यहाँ पर कई सारे शब्द दिए गए हैं, 12 यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। तो 12 में से 6 शब्द जो दाई तरफ है, बाई तरफ से उसको जोड़ना है और हमको शब्द लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले जो लेफ्ट साइड है वो वाला वर्ड आगे, तो उसका ऑपोजिट होगा, क्या होगा उसका ऑपोजिट? आपको वो दिखाई दे रहा होगा, वो भी कर देते हैं। आगे, तो ये है उसका ऑपोजिट पीछे। आगे तो पीछे। उसके बाद है दाया। दाया, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा बाया। उसके आगे है धरती। तो धरती का ऑपोजिट क्या है? यहाँ पर इस लाइन के इस तरफ वाले वर्ड में ढूंढना है हमको। धरती का होगा आकाश। धरती और उसका विरोधी है आकाश। बड़ा, तो उसका विरोधी क्या होगा? छोटा। धूप यानी कि ગુજરાતીમાં જેને તડકો કહેવાય, તો એને વિરોધાર્થી શબ્દ શું થશે? છાંયડો। તો સનલાઇટ જે હોય છે એનાથી, તો ધૂપ તો છાંવ।
ऊंचा तो नीचा। अभी इससे हमें जो भी नीचे विलोम शब्द है उसके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस लिखने हैं। तो पहला आगे का हो गया पीछे, तो आगे तो पीछे ये तो हो ही गया है। तो उससे हम क्या सीखेंगे, तो जो एक जो सेंटेंस है वो आगे, उसके अंदर आगे जो शब्द है वो आना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस है उसके अंदर पीछे वो वर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर लिखा हुआ ही है, उपर्युक्त विलोम शब्द के आधारित वाक्य बनाइए। उदाहरण है, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है तो हमको क्या लिखना है, उसमें पीछे आना चाहिए। सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, तो उसका दूसरा वाक्य कैसा होगा, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता था। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता था, वो उसका ऑपोजिट सेंटेंस हुआ। दूसरा है दाया। दूसरा क्या है, दाया। तो दाया तो उसका हो गया ऑपोजिट है बाया। दाया तो बाया। तो उसका सेंटेंस होगा, अशोक का दाया पैर जख्मी है। अशोक का दाया पैर जख्मी है, तो उसका ऑपोजिट होगा, अशोक का बाया पैर अच्छा है। अशोक का बाया पैर अच्छा है। तो ये भी हमारा हो ही गया। उसके बाद है धरती। तो तीसरा जो है धरती। धरती में पौधा उगता है। धरती में पौधा उगता है, तो धरती का ऑपोजिट है आकाश। आकाश में बादल होते हैं। धरती में पौधा उगता है, तो आकाश में बादल होते हैं। उसके आगे है बड़ा। ये तो हो ही गया। मेरा बड़ा भाई किसान है। मेरा बड़ा भाई किसान है, तो उसके आगे छोटा है। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। उसके बाद कौन सा रह गया, दाया बाया तो हो गया। धरती आकाश हो गया, आगे पीछे हो गया। तो अभी लास्ट ये जो रहा है, दो अभी बाकी है। तो इसमें क्या है, ऊंचा। ऊंचा तो नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तो नीचा पेड़ कौन सा होता है, तो तुलसी का पेड़ नहीं होता। तुलसी का पौधा नीचा होता है। तुलसी का पौधा नीचा होता है। उसके बाद लास्ट में है धूप। तो धूप में पसीना निकलने लगता है। धूप में पसीना निकलने लगता है, तो धूप का अपोजिट है छाँव। छाँव में शीतलता मिलती है। छाँव में शीतलता मिलती है। ये हो गए इसके सेंटेंस। अभी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देख देख के उनमें से लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पर जो पीले रंग में जो बॉक्स दिया गया है, कोष्टक है, उसमें से हमको इनके दो दो समानार्थी शब्द, यानी कि उनके जैसे पर्यायवाची, उसके जैसे ही दो वर्ड लिखने हैं। तो राही, राही यानी दूसरा उसको क्या कहेंगे, राही यानी पंथी, मुसाफिर। ये हो गया राही यानी पंथी, और दूसरा ढूंढना है हमको यहाँ पे मुसाफिर। ये हो गया राही का। दूसरे नंबर पर है सिपाही। सिपाही यानी कि फौजी। ये हो गया फौजी, ये ढूंढ लिया। दूसरा है, ये रहा सैनिक। तीसरा है धरती। धरती को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, धरती यानी कि पृथ्वी। और धरा, ये भी यहाँ पर हमने राइट कर दिया है। रास्ता, रास्ते को हम कहेंगे पंथ और राह। पंथ और राह वो भी पर्यायवाची है रास्ते के। लास्ट में है मंजिल। मंजिल यानी कि लक्ष्य और ध्येय, दोनों शब्द मिल गए। मंजिल यानी कि लक्ष्य और ध्येय, दोनों वर्ड जो है, ये ध्येय और ये लक्ष्य, दोनों वर्ड मंजिल के पर्यायवाची है। ये भी हमारा हो गया, हमने ये भी लिख दिया। अब इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आप मातृभाषा में, आपकी मातृभाषा हम अभी लेंगे गुजराती, तो हमें उस हिंदी वाक्य को गुजराती में लिखना है। गुजराती उसका करना है, ट्रांसलेशन करना है हिंदी में से गुजराती में।
तो पहला है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो उसका गुजराती होगा पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेसे नहीं, ऐसा लिखना है, पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेसे नहीं। दूसरा है बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, तो उसका होता गुजराती होगा बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चाली शकशे, बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चाली शकशे। तीसरा है मैं देश का सिपाही हूँ, मैं देश का सिपाही हूँ, तो उसका गुजराती होगा हूँ देशनो सैनिक छू, हूँ देशनो सैनिक छू। चौथा है दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, तो उसका गुजराती होगा दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़से नहीं, दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़से नहीं। 5वें नंबर पर है हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का नाम भारत है, तो આપણા દેશનું નામ ભારત છે, આપણા દેશનું નામ ભારત છે, એ એનું ગુજરાતી થશે। હવે क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही सरल है। क्या करना है, यहाँ पर जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उसके आगे से हमको जो पोएम में है, कविता में जो उसके लिए पंक्ति दी गई है वो हमको लिखनी है। आप भी लिखेंगे। तो पहला है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो उसका पंक्ति में कैसे लिखेंगे, तो निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, ये पंक्ति उसमें सेट होती है। उसके बाद नंबर 2 नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो उसको पंक्ति में कैसे बोलेंगे, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। तीसरा है नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तीसरा है नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, उसका होगा पंक्ति में दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। नंबर 4 हमारा देश शांति प्रिय है, हमारा देश शांति प्रिय है, तो उसका होगा शांति की नगरी है मेरा यह वतन, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उचित शब्द यहाँ से लेना है, लड़के खेल, और इसके बाद ब्लैंक है, लड़के खेल रहा है कि लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा लड़के खेल रहे हैं, ये होगा लड़के खेल रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो है ब्लैंक खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, तो हम क्रिकेट खेलता हूँ आप आएगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ आएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ ऐसा आएगा, ये होगा, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप कहाँ जा रहे हैं या फिर हैं, यहाँ पर दोनों है ऐसा लिखा हुआ है, दोनों में आपको एक बिंदी मात्रा, यहाँ पर देखिए एक बिंदी, सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हाँ आप कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर बिंदी वाला जो है फर्स्ट में जो वो आएगा यहाँ पर ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ब्लैंक है, किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, ये किताबों में से या फिर इन किताबों में से, तो उसका आंसर होगा इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। ब्लैंक 5 हम पढ़ता है, कैसा लगेगा, ऐसा ऐसे बोलेंगे तो हम पढ़ता है, नहीं हम पढ़ते हैं, ये आपको राइट लगेगा। अभी ये हमारा ब्लैंक तक का हो गया। उसके आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको अपने आप घर से लिखना है, अपने आप स्वयं ही आपको लिखना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ता हो और आपको आंसर भी बताता हो। कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। हमारे देश के फौजी के बारे में, हमारे देश के सिपाही के बारे में आपको 5-7 वाक्य लिखने हैं। तो मैं आपको देश के बारे में पहले बताऊंगा, देश या फिर सिपाही दोनों में से आपको एक लिखना है। तो मैं आपको देश और सिपाही दोनों के बारे में बताऊंगा, आपको जिस पर लिखना है वो अपने आप लिखिएगा। देश, भारत हमारा देश है।
पुराने ज़माने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारे देश को भारत सब लोग भारत कहते हैं। पूरी दुनिया हमें भारत के नाम से पुकारती है। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। ये हो गया भारत के बारे में। इसमें क्या करना है आपको? अपने देश के बारे में, हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में लिखना है, जो कि उसकी विशेषताएं हैं। आप जैसे भी अपने आप भी लिख सकते हैं भारत के बारे में। दूसरा है सिपाही यानी कि फौजी, उसके बारे में आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे? सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। याद रखिए, आपको दोनों में से एक ही लिखना है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी भी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। ये हो गया सिपाही के बारे में। आप अपने आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, जिसमें कहा है इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचिए, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताइए, लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं। यहाँ पर 5 अलग अलग जो व्यवसाय के लोग हैं उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप यानी कि खुद आप ही। तो पहले है किसान, वो देश की सेवा कैसे करता है? तो कैसे लिखेंगे? आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं। किसान, पहले है किसान, तो किसान कैसे सेवा करता है? कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके। दूसरा है कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर। तीसरा है कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मुझे सुनेंगे, क्योंकि आपको ये अपने आप लिखना है। मैं आपको PDF में ये सब क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, मगर प्रश्न नंबर 7 और 8 अपने आप आपको लिखना है, तो आप ध्यान दीजिए। दूसरा है शिक्षक, क्या करते हैं वो? पहला है बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर। देश की सेवा कैसे करते हैं? बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर। दूसरा है बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके। बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके। तीसरा है ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। तीसरा क्या है? ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। नंबर 3 है खिलाड़ी, कैसे अपने जो काम से वो देश की सेवा करता है? खेलदिली दिखाकर। पहला है खेलदिली दिखाकर। दूसरा है धोखेबाजी छोड़कर। और तीसरा है सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। चौथा है कलाकार। कलाकार कैसे अपने देश की सेवा करता है? तो आजीवन कला की साधना करके। पहला है आजीवन कला की साधना करके। दूसरा है केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर। केवल अर्थ यानी कि पैसे को अपना लक्ष्य न बनाकर। केवल अर्थ को अपना लक्ष्य न बनाकर। तीसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके। सकारात्मक दृष्टिकोण और मूल्यों को उजागर करके अपने देश की सेवा कर सकता है। पांचवें है खुद आप कैसे करोगे अपने देश की सेवा? तो उसमें आपको लिखना है अपने आप एक अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके। दूसरा है अच्छे गुणों का स्वीकार करके। तीसरा है ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके। और चौथा है छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर। फिर से दोहराएंगे, अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके। दूसरा है अच्छे गुणों का स्वीकार करके। तीसरा है ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके। और चौथा है छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर। तो ये हमारा स्वाध्याय यहाँ पर
पूर्ण होता है। आप सभी को मैं अब इसकी PDF भेज दूंगा, आप इसको होमवर्क में लिखिएगा अपनी नोटबुक में। तब अभी आप ये यूनिट 3 हमारा पूरा हुआ है, अभी उसके आगे के क्लास में हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहे, लिखते रहे और मुझे अपना होमवर्क सेंड करते रहे। आप सभी को मेरा आशीर्वाद, प्रणाम। फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।